हमने देखा था किसी भी फोर व्हीलर के अंदर, तो यहाँ पे मैं एक फोर व्हीलर का छोटा सा लेआउट ले रहा हूँ। एक कार को देख के हम इस एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे हमारा अलग अलग कंपोनेंट जो थे ना ट्रांसमिशन सिस्टम के, जब कहां से शुरू हो जाता है ट्रांसमिशन सिस्टम, अपना इंजन से शुरू हो जाता है। इंजन, क्लच, फिर क्या आ जाता है अपना इंजन के जस्ट बाद फ्लाईव्हील था, फिर क्लच आ गया, फिर गियर बॉक्स आ गया, फिर ये पूरी की पूरी श्रृंखला व्हील्स तक जाएगी। तो हम एक बार के लिए देखते हैं और एक एक कंपोनेंट को पकड़ के वो कैसे काम करता है उसकी वर्किंग देखने की कोशिश करेंगे। तो सुबह यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, एक फोर व्हीलर दिख रही है। अब देखो ये फोर व्हीलर दिख रही है, अब मैं सीधा पहुंच गया, ये मैंने ये ऊपर क्या था, बॉडी था, इस बॉडी को मैं हटा रहा हूं एक बार के लिए। देखो अब कहाँ आगे मैं, ये गियर दिख रहा है। अब गियर के साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ पेडल्स भी दिखते हैं। पहला पेडल कौन सा होता है, क्लच होता है, और दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, एक्सीलरेटर। कभी गाड़ी चलाओ तो कंफ्यूज होकर क्लच की जगह ब्रेक मत दबा देना, ठीक है ना, ब्रेक की जगह क्लच मत दबाना। देखो सीधा सा होता है, गियर डालने के लिए क्लच दबाना होता है हमको, सीधी सी बात है ना। तो गियर के पास ही क्लच होता है। सबसे पहले क्या आएगा, क्लच। क्लच की जरूरत क्यों पड़ती है, गियर डालने चेंज करने के लिए ना, तो गियर के पास ही क्लच रखते हैं। उसको सेकंड क्यों नहीं रखा, जब जरूरत ही इसके साथ होनी है तब ये दबाओ, दोनों एक तरफ के दोनों हाथ पैर एक साथ चले, ठीक है ना, क्योंकि दिमाग के दो पार्ट है लेफ्ट राइट, तो वो एक साथ कंट्रोल कर ले। आदमी की आदतों में ऐसा बन जाए, क्या आदतें कैसी हो सकती है, ठीक है ना। तो पहला वाला क्या होता है, क्लच। तो यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर आया हूँ, थोड़ा सा चेचिस मतलब फ्रेम के अंदर आया हूँ कार में। ये गियर दिख रहे हैं, ये गियर खांचे अलग अलग हो सकते हैं, किसी में 5वां गियर ऐसे डलता है, किसी में ये थोड़ा सा टाइप अलग अलग हो सकता है। इसमें कोई खासा लॉजिक नहीं है, बता देंगे। अब उसने क्या है, क्लच प्रेस किया, फिर गियर चेंज कर रहा है, दिख रहा है, ये क्लच प्रेस कर रहे हैं। तो आवश्यकता क्यों पड़ी हमें क्लच प्रेस करने की, इसका कारण समझने के लिए हम आ चुके हैं। अब मैंने पूरी हटा दी सीट वगैरह, अब मैं मैकेनिज्म पे आ गया। ये क्लच है, अब क्लच के बाद ये इधर पहिए इंजन घूमते हुए आपको सब नजर आ रही है, ये असेंबली नजर आ रही है। ये असेंबली जब मैकेनिक काम करता है तो आपको नहीं दिखती है, काफी इसमें कवरिंग रहती है, ठीक है ना। लेकिन उनको अगर को मैं कवर वगैरह को हटा, तो वास्तव में देख क्या चीजें फंक्शन कर रही है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं उन्हीं को प्रदर्शित करते हुए आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं शुरुआत करता हूं यहां से। ये जो आपको ये लाल लाल घूमता हुआ दिख रहा है ना, इधर घूम रहा है लाल लाल, है ना, ये फ्लाईव्हील नहीं है, ये क्लच है। फ्लाईव्हील इसके अंदर है, ठीक है ना, उसके कहीं इंजन आगे है। फिर क्लच के बाद ये आ जाता है मेरा गियर बॉक्स। ये जो तुम्हें दो शाफ्ट दिख रही है, रेड कलर की, ब्लू कलर की, ये गियर बॉक्स की इनपुट और आउटपुट शाफ्ट है, ठीक है। लेकिन हम धीरे धीरे एक एक कंपोनेंट पाएंगे। ऑर्डर यही था अपना, क्लच के बाद ही गियर बॉक्स आता था, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये गियर बॉक्स में गियर बदलने के लिए गियर जो लीवर होता है, ये हमको ऊपर दिखता है, ये तो सब पैक हो जाते हैं, दिख रहा है लीवर ऊपर। ये कैसे काम करता है, जब हम गियर बॉक्स की फंक्शनिंग पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। अब ये बदल रहा है ना गियर्स, ये कैसे बदल रहा है, वो एक एक कंपोनेंट को पढ़ते हुए जब चलेंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल हम आ जाते हैं हमारे किस पर, क्लच पर। अब देखो ये है इंजन। अब ये इंजन में ऐसे मत बोलना कि सर ये तो बहुत सारे हैं, आपने तो एक ही पढ़ाया था। अगर मैं एक ही शाफ्ट पर कई सारे इंजन लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा, मल्टी सिलेंडर इंजन हो जाएंगे, ठीक है। इन्हें इसी कोण पर क्यों लगाए जाते हैं, इनका फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, उसके पीछे अलग लॉजिक्स हैं। जब आप आईसी इंजन सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। पर यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, इंजन मतलब ये खूब सारे सिलेंडर लगे हुए मल्टी सिलेंडर है। भाई इंजन कैपेसिटी होती है 100 सीसी की बाइक आती है, 200 की आती है, 350 की आती है ना। ऐसे ही 800 आती थी। 800 क्या है, 800 इंजन के अंदर जो क्लियर उसका वॉल्यूम है ना कुल, वो 800 सीसी है, मतलब इतनी हवा और वो वॉल्यूम है उसका, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब ज्यादा हो जाएगी तो क्या हम इंजन को बड़ा बनाते रहें क्या, मान लो कोई 1200 सीसी का, तो क्या इतना बड़ा डब्बा बना दे 1200 सीसी का, और फिर वो इतना बड़ा पिस्टन, हैवी पार्ट को मूवमेंट कराना और फिर फास्ट मूवमेंट कराना हाई आरपीएम पे, कितना अनसेफ हो सकता है। तो बेटर है मैं छोटे छोटे टुकड़े बना लूं, उनको एक साथ कर दूं, मुझे तो वॉल्यूम उतना रखना है ना। तो कई कारण से हम पूरा एक पिस्टन असेंबली, सिलेंडर असेंबली यूज नहीं करके कई सारे यूज करते, कई सारे कारण है, हमको उसके डिटेल में नहीं जाना। सीधी सी बात क्या है कि शाफ्ट चल रही है इंजन वाली, तो मेरे को आउटपुट मिल गया, उस आउटपुट को मैं एक्सेस पावर को कहीं स्टोर कर लेता हूँ, फ्लाईव्हील में। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है मेरा फ्लाईव्हील, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब फ्लाईव्हील के बाद मैंने बोला था कि क्लच जो शाफ्ट होती है इससे एंगेज रहती है, एंगेज रहती है मतलब चिपकी हुई रहती है। दोनों शाफ्ट अलग अलग हैं, लेकिन अगर इनको चिपका दूंगा,
अब चिपका दूंगा तो ये घूमेगी तो ये भी घूमेगी, स्वाभाविक ही घूमेगी। अब इस पर लोड है, इसको गाड़ी चलानी, इसको पहिए घुमाने, तो इस पर लोड है ना। अब ये लोड वाली फटाफट आराम से तो नहीं घूमेगी, इसको घुमाना है। तो अगर ये इसको घुमाने की कोशिश करेगा और ये नहीं घूमेगी तो ये फिसल सकती है। मतलब हमको ये एंश्योर करने के लिए, ये पक्का करने के लिए कि इसके साथ ये घूमे, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें फ्रिक्शन लगाने पड़ेंगे, फ्रिक्शन सरफेस लगाना पड़ेगा ताकि घर्षण रहे कि ये घूमे फिसले नहीं। फ्रिक्शन सरफेस लगाना पड़ेगा। तो क्लच और फ्लाईव्हील के बीच में फ्रिक्शन सरफेस होता है, ठीक है। अब ये नहीं भी घूमना चाहेगा, ये घूमेगा तो स्लिप नहीं हो सकता, तो फिर इसको मजबूरन घूमना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल पोजीशन में ये क्या होता है, जब हम प्रेस नहीं करते किसको, क्लच पेडल को, तो एंगेज पोजीशन होती है। अब ये मत बोलना कि सर इंजन चालू करते हैं गाड़ी तो तब तो चलती नहीं है, क्लच भी नहीं दे पाते, तब तुम न्यूट्रल में रहते हो, शाफ्ट तुम्हारी आगे कनेक्ट ही नहीं है व्हील से। बाद में जब गियर बॉक्स में आएंगे तब हम देखेंगे, ठीक है ना, वो न्यूट्रल है। क्या गियर में छोड़ सकते हैं क्या हम बिना क्लच दबाए? नहीं छोड़ सकते ना। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि एंगेज है, इंजन चलेगा तो पहियों को चलना ही पड़ेगा, आप ब्रेक मारोगे तो इंजन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। अब अगर मुझे गियर चेंज करने हैं तो मैं चलती शाफ्ट पे अगर एक दूसरे गियर्स को आपस में लेके आऊंगा तो चलते चलते गियर फंसेंगे, टूट सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, पहले इस शाफ्ट को स्लो करना है। मतलब जो दम दे रही है, जो पावर दे रही है, उस शाफ्ट से पहले तो मैं इसको हटा दूं। अब मेरी इंजन वाली शाफ्ट हटाने के बाद मेरी इंजन वाली क्लच जो गियर बॉक्स वाली शाफ्ट है वो स्लो हो जाएगी। अब उसको कोई पावर नहीं दे रहा, अब मैं रोकना चाहूं तो रुक जाएगी, या फिर मतलब स्लो हो जाएगी। अब मैं कम स्पीड में गियरों की शिफ्टिंग करूं तो नुकसान होने के चांस कम है, टूट फूट के चांस कम है। मतलब एक तरीके से मेरी लाइफ ज्यादा रहेगी, कंपोनेंट्स वियर टियर कम होगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, पहले ब्रेक करता हूं, जो कनेक्शन होता है डिसएंगेज करता हूं इनको, पावर का ट्रांसमिशन रोकता हूं, फिर उसके बाद में गियर चेंज करता हूं। गियर चेंज हो गए, अब वापस इनको जोड़ दो, तो अब ये इधर कनेक्शन आ चुका है, वापस व्हील्स तक पावर जाने लग जाएगी। ये वाला काम है एंगेज डिसएंगेज का। ये क्या करता है, क्लच करता है। अब कैसे, जैसे ही आप क्लच पैडल प्रेस करते हो, जो हमको दिखता है वो क्लच नहीं है, वो क्लच पैडल है। जैसे गियर वो नहीं होता जो ऊपर डंडा दिखता है, वो गियर चेंज करने के लीवर है, लीवर अवेलेबल कराया हुआ है। गियर्स तो अंदर, गियर तो वो खांचे जो आपको दिखते हैं ना जिगजैग फॉर्म में, पहिए के चारों ओर लगे हुए, वो खांचा है गियर को। तो क्लच वो नहीं है जो हमको दिखता है, वो क्लच पैडल है। उस क्लच पैडल की मैकेनिज्म ऐसी बनाते हैं हम कि जैसे ही उसको प्रेस करें ये अपने आप दूर हो जाए, और जैसे ही हम छोड़े चिपक जाए। तो नॉर्मली छोड़ के रखते हैं, मतलब चिपका हुआ रहता है, जब हमको हटाना होता है हम प्रेस कर देते हैं। पहले ये मैकेनिज्म से होता था, मैकेनिकली जो मैकेनिज्म देते थे, इसलिए वो हार्ड होता था। इसीलिए आपने देखा होगा ट्रक वाले क्लच दबाने या ब्रेक दबाने के लिए खुद खड़े हो जाते थे, बहुत हार्ड, मतलब मेहनत करनी पड़ती थी, बड़ा टफ होता था वो टास्क। धीरे धीरे हाइड्रोलिक सिस्टम्स आने लग गए। अब हम क्या करते हैं, दम तो अब भी लगाते हैं, लेकिन अब दम लगाता है कौन, हाइड्रोलिक प्रेशर। हम उसको ऑपरेट करके सिर्फ हाइड्रोलिक वाल्व को ऑपरेट करते हैं। जितना ज्यादा प्रेशर देना है, थोड़ा सा ज्यादा दमा दो, वाल्व ज्यादा खुल जाएगा। बाकी का काम हाइड्रोलिक प्रेशर कर लेगा दम लगाने का। लेकिन मेन फंडा वही है, किसी ना किसी को तो दम लगाना है। अब हाइड्रोलिक प्रेशर इंजन से ही खाएगा, पावर कहां से खाएगा? पहले इंजन से उसको पावर नहीं देते थे, तो गाड़ी चलाने में पावर आती थी। तो कंफ्यूज मत होना, कुल मिला के मकसद इसको दबा के इसको अलग ये करना। अब ये कैसे अलग होता है उसको देखते हैं। ये फ्लाई व्हील नजर आ रहा है, फ्लाई व्हील घूम रहा है। अब फ्लाई व्हील पर आगे देखते जाते हैं, देखो हम यहां तक फ्लाई व्हील तक आ गए, ठीक है। अभी आगे पूरी शाफ्ट में पावर और जा रही। अगर ये ऐसे ही जाती रही तो मैं गाड़ी कभी रोक पाता क्या? नहीं रोक पाता, ठीक है। आवश्यक टॉर्क दे पाता क्या? नहीं दे पाता। तो टॉर्क देने के लिए तो मैंने लगाया गियर बॉक्स, ताकि अपने अनुसार में जैसी जैसी ताकत पड़े। ये क्यों लगाया? डिफरेंशियल टर्निंग के पर्पज के लिए लगाया, ठीक है। अब देखो स्लो कर दिया ना इसने, स्लो हो गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर आ जाता हूं मैं। अब अगर ये यहां पे देखो, ये गियर बॉक्स शुरू हो चुका है मेरा, ये जो दिख रहा है ना, ये गियर बॉक्स शुरू हो चुका है मेरा। इस पर सारे गियर्स अटैच है, बड़ा छोटा छोटा। अब देखो, अगर इस बड़े गियर से मैं बड़ा गियर अटैच कर दूं, मतलब ये थोड़ा छोटा है, नीचे वाला थोड़ा बड़ा है।
अगर इससे मैं अटैच करूं, देखो तुम ये जानते तो हो ना, अगर छोटा एक चक्कर काटेगा तो बड़ा क्या एक चक्कर काटेगा क्या? नहीं, वो कितना चला डिपेंड करता है उसकी साइज पर। मतलब जितना छोटा जितने बड़े से जुड़ेगा, इस बड़े के आरपीएम उतने ही कम होंगे। भाई मान लो अगर मेरा ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है, तो इसकी साइज जितनी छोटी होगी और इसकी जितनी बड़ी होगी, ये उतना ही स्लो चलेगा। अगर उतने ही स्पीड से मैं किसी बड़े को कनेक्ट करूं तो ये ज्यादा आरपीएम पे घूमेगा, और अगर इसका बहुत बड़ा लगा दूं, इसका बहुत छोटा लगा दूं, तो ये बहुत तेज घूमेगा। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? यही करते हैं हम गियर बॉक्स में। इंजन की तुम आरपीएम देखा करो, कार में शो करता है तकरीबन हम 2-3 हजार पे रखते हैं, 1.5 से 2.5 हजार। लेकिन इंजन की शाफ्ट की आरपीएम तो सेम है, फिर गाड़ी का पहिया तेज क्यों होता जा रहा है? हम ये गियर्स का सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं। एक बार बड़े छोटे के साथ बड़ा कनेक्ट था तो स्लो था, फिर थोड़े बड़े के साथ थोड़ा छोटा कनेक्ट किया तो थोड़ा तेज हो गया, फिर बहुत बड़े के साथ छोटा कनेक्ट कर दिया तो ये इसकी जो स्पीड है ना वो पहियों तक जा पा रही है। तभी तो इंजन की तो आरपीएम सेम है, लेकिन गाड़ी की रफ्तार बढ़ती चली जाती है गियर बदलने के साथ ही। होता है ऐसा? भाई ऐसा नहीं होता कि तुम 5th गियर में चल रहे हो तो इंजन 10,000 आरपीएम पे रन कर रहा है। कार में तो कांटा दिखाता है ना वो, इंजन के आरपीएम देखा करो, हमेशा 1,500-2,500 के बीच में घुमाते रहते हैं। ठीक है ना? तो वो काम कहां से होता है? यहां से। अब देखो ये शाफ्ट घूम रही है, एक बार के लिए देखना, अगर इस शाफ्ट से ये वाला जो गियर है ना, इससे मैंने परमानेंट अटैच कर दिया किसको? ब्लू वाली शाफ्ट। अब ब्लू वाली शाफ्ट में मेरे को एक ही कलर नजर आ रहा है, देखो एक ही कलर नजर आ रहा है, मतलब इस शाफ्ट पर ये सारे के सारे गियर एक शाफ्ट पर रिजिडली कनेक्टेड है। मतलब वो शाफ्ट घूम रही है तो सारे घूम रहे हैं। अब सबका आरपीएम सेम ही होगा ना भाई, मैं सबको वेल्डिंग कर दूं तो ये शाफ्ट जिस आरपीएम से घूमेगी सारे उसी आरपीएम से घूमेंगे। अब अगर मैं ये बड़े से छोटे को कनेक्ट करूंगा तो तेज घूमेगा, उससे ज्यादा बड़े से उससे छोटे को कनेक्ट करूंगा तो और तेज घूमेगा, और उससे भी बड़े से उससे भी छोटे को कनेक्ट करूंगा तो और तेज घूमेगा। मतलब मेरे को गाड़ी कितनी तेज चलानी है डिपेंड करता है मैं कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करूं। समझ में आ गया ना? यही हम बोलते हैं फर्स्ट गियर मतलब छोटे वाले से बड़ा कनेक्ट कर लो ताकि अपनी स्पीड कम रहेगी, ताकत ज्यादा आएगी। सेकंड गियर मतलब थोड़ा कॉम्बिनेशन ऐसा करो कि अपना ये गियर बड़ा हो जाए, ये छोटा हो जाए, ताकि स्पीड थोड़ी बढ़ जाए। फिफ्थ गियर मतलब ये वाला तो बहुत बड़ा हो जाए, ये वाला तो बहुत बड़ा हो जाए, और इसका वाला क्या हो जाए? बहुत छोटा हो जाए। तभी तो इसकी उतनी रफ्तार में ये बहुत तेज घूमने लग जाएगा ना। अगर मेरा ड्राइवर बहुत बड़ा है तो ड्रिवन को बहुत तेज घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा? उसका एक चक्कर इसके 15-20 चक्कर कर देगा। ये हम फिफ्थ गियर में करते हैं। अब मेरे को जैसा भी कॉम्बिनेशन चाहिए इन गियर्स को घुमाने के लिए, मैं किसका सहारा लेता हूं? लीवर का, जिसको हम गियर बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है? अब देखो, अब ये गियर बॉक्स कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं परमानेंट मैश गियर बॉक्स, कुछ होते हैं स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। अब परमानेंट और स्लाइडिंग नाम देखो, कांस्टेंट मैश, कांस्टेंट मतलब फिक्स है, मैशिंग मतलब होता है जुड़ाव, जिसमें गियरों का जुड़ाव फिक्स है, कांस्टेंट है या फिर परमानेंट है, उसको कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स बोलते हैं। उसमें क्या होगा? देखो इसमें दिख रहा है ये कांस्टेंट मैश है, इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे भी 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 ये जुड़ा हुआ है, तो ये है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स। और स्लाइडिंग मैश में क्या होता है? इस तरीके से गियर्स इससे जुड़े हुए नहीं होते। ये वाला गियर यहां है तो बाकी गियर बीच में होंगे, ये गैप है ना, यहां पे होंगे। आपको जो कॉम्बिनेशन यूज करना है आपकी आवश्यकता अनुसार, आप स्लाइड करके उस वाले गियर को उस पर ऊपर ले आओ और क्या कर लो? पावर ट्रांसफर, अपना कनेक्शन बना लो, आपकी पावर ट्रांसफर हो जाएगी। ये तो होता है किसमें? स्लाइडिंग में। दिखाऊंगा मैं मैकेनिज्म उसका भी लेकिन कांस्टेंट मैश वाले का देखो। अब आप बोलोगे सर ये घूमेगा तो इसके आरपीएम घुमाएगा, लेकिन इसी आरपीएम से छोटा घूम रहा है, मतलब बड़ा घूम रहा है और इससे छोटा कनेक्ट है, तो ये भी इसी अलग आरपीएम से घुमाएगा। सारे एक शाफ्ट पे कनेक्ट है तो एक शाफ्ट की कई सारी आरपीएम तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। तो सर ये कैसे संभव है? तो बालकों ये इस प्रकार संभव है कि ये वाली जो शाफ्ट है उस पर ये गियर तो अलग अलग रफ्तार से घूम रहे होंगे ना, ये सब लगे हुए हैं बियरिंग पर। कहीं पर बियरिंग। अब घूम सकते हैं अलग अलग रफ्तार से। अब आप बोलोगे सर फिर ये बियरिंग पे घूम रहे हैं तो शाफ्ट को तो घुमाएंगे ही नहीं, टायर कैसे घूमेगा अपना, आगे पावर जाएगी नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, ये बीच की जो खाली जगह है
बीच की जो खाली जगह है इसमें हमने काट दिए शाफ्ट में कुछ ग्रूव्स, ग्रूव्स मतलब खांचे काट दिए। उन खांचों में हमने एक की फंसाई है, डॉग क्लच बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। उसमें मैंने एक मतलब ऐसा जुगाड़ फंसाया चारों तरफ से उसको घेरे हुए और खांचे के अंदर है। अब अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो खांचा घूमेगा, शाफ्ट को घूमना मजबूरी है और शाफ्ट का गियर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो खांचा है, अब खांचे काटे हुए हैं और इसके ऊपर ये जो मैशिंग गियर लगा हुआ है ये स्लाइड कर सकता है, ये घूम भी सकता है, ठीक है। अब इस वाले के अंदर मैंने साइड में ही समझ लो तुम दांते निकाले हुए हैं, मतलब कुछ ऐसे ऐसे जैसे मतलब ये होता है ना, अगर मैं ऐसे छोटे छोटे से वेल्ड कर दूं, इस पे गुट्टे वेल्ड कर दूं तो छोटे छोटे से वेल्ड हो गए। और सामने वाले गियर में, इस वाले गियर में जितना बड़ा गुट्टा है उतना बड़ा छेद कर दूं, तो अगर मैं उसको इधर लाऊं, ये गियर घूम रहा है मेरा और ये किस पे, मेरा शाफ्ट पर स्लाइड कर सकता है। अगर मैं इसको इधर लाऊं तो इसके ये गुट्टे इसके खड्डों में घुस जाएंगे। तो ये जिस आरपीएम से घूम रहा है, अभी तो बियरिंग पे घूम रहा है, लेकिन जब ये गुट्टे घुस जाएंगे तो ये इसको घुमाएगा, घुमाएगा और ये किस पर है, शाफ्ट पर। तो शाफ्ट घूमेगी कि नहीं घूमेगी, घूमेगी, घूमेगी। तो गियर तो परमानेंट मेशिंग में थे, लेकिन ये डॉग क्लचेस को मैं घुमा के क्या कर सकता हूं, मेरी इच्छा अनुसार आरपीएम प्राप्त कर सकता हूं। अगर मुझको इसके आरपीएम चाहिए तो इधर खिसका दूं, उसमें उधर भी दाते हैं, वो उधर वाले में जाके घुस जाएगा, उसकी आरपीएम ले लेगी शाफ्ट। अगर मुझे ये वाले घुमा, इसके आरपीएम चाहिए तो ये दूसरा लगा रखा है, इसको इधर कर दूं, शाफ्ट उसकी आरपीएम ले लेगी, बाकी सब फ्री पड़े घूम रहे ऐसे ही हम। लेकिन आपको पावर किसके थ्रू चाहिए। अब ये स्लाइड करने का काम है ना, इसको किधर की तरफ ले जाना है, ये करते हैं हम किससे, लीवर से। और जो तुमको वो दिखाया होता है ना, पहला गियर यूं करके दूसरा गियर यूं करके, वो तरीका होता है, पहले यूं आना है फिर इसको पकड़ना है फिर इसको इधर लगाना है, तो वो ऊपर जैसा आता है वो निशान वैसा दिखा देता है। अगर दूसरे वाले को पकड़ना है तो पहले इधर जाना पड़ेगा फिर यूं करना पड़ेगा। अभी दिखाऊंगा एनिमेशन कैसे काम करता है। कांस्टेंट मैश गियर समझ में आया, ये हमारा टाइप निमट गया ये गियर बॉक्स का, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स। अगर स्लाइडिंग मैश होता तो क्या होते, ये सारे गियर्स जो ग्रूव काटे हैं ना, जो ग्रूव काटे हैं ना, ये बीच वाला लगाया है अपन ने, ये नहीं होता। क्या नहीं होता, ये नहीं होता। ये गियर्स होते ग्रूव्स पर डायरेक्ट, जो ग्रूव्स काटे हुए हैं ना शाफ्ट पर, उस पर ही मैं गियर लगा देता, तो गियर स्लाइड कर सकते हैं और गियर घूमेगा तो शाफ्ट को घूमना पड़ेगा। लेकिन कोई सा भी गियर अटैच नहीं होता। मुझे जहां मैं यहां इनको खिसका रहा हूं, वहां मुझे जब जिसकी आरपीएम चाहिए होती मैं गियर को खिसकाता, मतलब गियर को स्लाइड करता और उसमें लिया था, वो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स हो जाता। दोनों में अंतर समझ में आया, कुछ नहीं है। अब ये वाली शाफ्ट में क्या आ रहा है, मेरा इनपुट पावर आ रही है भाई, यहां से आ रही है इंजन की पावर, तो ये तो है मेरी इनपुट शाफ्ट, ठीक है ना, ये तो है मेरी इनपुट शाफ्ट। फिर आवश्यकता अनुसार मैं कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूं और ये वाली शाफ्ट मेरी घूम जाती है, ये है मेरी आउटपुट शाफ्ट। तो गियर बॉक्स में एक इनपुट शाफ्ट होती है, एक आउटपुट शाफ्ट होती है, ठीक है। हो सकता है ये वाला गियर ना हो, यहीं पे मान लो मेरा फ्लाई व्हील होगा, तो तुम्हें एक तरफ इनपुट शाफ्ट और एक तरफ आउटपुट शाफ्ट गियर बॉक्स की बराबर नहीं दिखेगी, ऊपर नीचे दिखेगी। हो सकता है इसने बराबर दिखाने के लिए ये गियर लगा दिया तो बराबर दिखे, डिपेंड करता है जुगाड़, उसमें कोई विशेष बात नहीं। कभी ना दिखे तो समझ जाना, समझ में आई। इसका मॉडल भी दिखाएंगे लैब में चल के अपन। अब देखते हैं आगे कैसे काम कर रहा है। अभी पावर यहां से यहां आ रही है, अब देखो ये वाला मैशिंग में है, फिर इससे जा रहा है। अभी देखते हैं अपन गियर कैसे बदलेगा, तो खुद समझ में आएगा। ये इधर से जा रहा है, अब देखो ये बदल रहा है ना, ये उधर ले गया, देखते जाओ इस क्लच को, ये लाया, इसको पकड़ के इधर लाया, कर रहा है, ठीक है। अब मैंने ये बताया था कि जब भी मुझे गियर बदलने हैं तो मैं चलते हुए बदलूंगा, तो एक चलते हुए में खांचे आएंगे तो टूटने का डर है, तो मुझे क्या करना है, पहले स्लो करना है। स्लो करने के लिए डिसएंगेज कर लूं, इस शाफ्ट को स्लो कर लूं ताकि इससे जो टच में है वो भी स्लो हो जाए। तो जो फ्लाई व्हील है उससे कनेक्शन डिसएंगेज कर लूं, ये काम करता है मेरा क्लच। तो इस पर्पस को इजीली करने के लिए, गियर आसानी से चेंज करने के लिए क्या डालते हैं हम, क्लच। अब ये वाला क्लच, अब मैं इसको बीच में लगा रहा हूं क्योंकि ये दिक्कत आती है तेज स्पीड में, लगा रहा हूं क्लच, ये लाए बीच में लगा दिए क्लच। अब उससे पावर पहले क्लच में आएगी, क्लच इसको भेजेगा, फिर हमको जहां जो शिफ्ट करना है करते रहेंगे। हो रहा है शिफ्ट। जब हमें गियर बदलना हो, देखो ये बता रहा है, ये क्या है मेरा क्लच की प्लेट है,
जिसको अपन बोलते हैं ना क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट है ये। अब क्लच प्लेट पे ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ना किनारों पर, ये फ्रिक्शन मटेरियल, जो मैंने बोला था ना फिसल नहीं चाहिए, तो लगाना पड़ेगा फ्रिक्शन, फिसल जाएगी, तो ये फ्रिक्शन मटेरियल है। अब ये चल रहा है फ्लाईव्हील, ये है। अब तुमने इसको डिसएंगेज कर दिया, गियर बदला, वापस एंगेज किया, तो लगातार फ्लाईव्हील तो घूम रहा है। अब ये चलते चलते पे या तो ये स्थिर आके टकराएगी या फिर ये कम टकराती, मतलब रिलेटिव मोशन तो है, थोड़ा सा घर्षण तो होगा, इसलिए क्लच प्लेटें धीरे धीरे घिसती जाती है, घिसती जाती है, घिसती जाती है। बाद में जब फिर अपना क्लच काम नहीं करता प्रॉपर, वो मैकेनिक बोलता है तुम्हारी क्लच प्लेट घिस गई, क्लच प्लेटें चेंज हुई। उसका मतलब क्या, ये फ्रिक्शन मटेरियल तुम्हारा घिस चुका है, अब स्लिप हो रहा है। समझ गए? क्या हो जाएगा, क्लच प्लेट घिस जाएगी तो मान लो क्लच प्लेट घिस गई, तुम्हारी गाड़ी में लोड है, एंगेज भी है, फ्लाईव्हील तो घूम जाएगा, लेकिन ये फ्रिक्शन के कारण इसको नहीं घुमा पाएगा। तो तुम बोलोगे इंजन तो चल रहा है, गाड़ी नहीं चल रही दम से यार, पकड़ नहीं कर रही। समझ में आ रही कहानी? तो क्लच प्लेट पर फ्रिक्शन मटेरियल का पता ही मीनिंग क्या है, क्यों लगा है, समझ में आ रहा? अब आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन मटेरियल है, ठीक है ना। अब देखो, सिर्फ फ्रिक्शन मटेरियल लगाने से थोड़ी ना काम चलेगा। ये फ्रिक्शन मटेरियल है, दबा के रखना पड़ेगा ना, दम लगाएंगे वरना ये फ्रिक्शन मटेरियल फिसल जाएगा। दबा के रखना पड़ेगा तभी तो घूमेगा, तो उसके लिए कुछ फोर्स अप्लाई करता रहना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी पैकिंग इस तरीके से रखते हैं कि उनमें स्प्रिंगें लगा दें, और अगर मैं बीच में स्प्रिंग लगा दूं और कवरिंग को टाइट कर दूं तो स्प्रिंग दबेगी, तो स्प्रिंग अपने आप दबा के रखेगी। जुगाड़ है, कुछ नहीं है, देसी जुगाड़ है, ठीक है ना। हाई फाई चीजों से घबराना नहीं है, सब में कॉन्सेप्ट बेसिक होता है। तो इसको लगाने के लिए क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। अब प्रेशर लगाने के लिए देखो क्या क्या यूज करते हैं। ये कुछ मतलब समझना है, इसको ज्यादा कुछ नहीं है, इनपुट ट्रांसमिशन है। ये इस शाफ्ट पर देखो, ये क्या है, क्लच प्लेट पर मैंने शाफ्ट लगा दी, यही शाफ्ट तो मेरी क्लच की आउटपुट है। आगे भी तो चुटकियां लगानी है मुझे, तो वो इस पे लगाऊंगा, ये घूमेगा तो वो घूमेगा, ये नहीं घूमेगा तो वो नहीं घूमेगा, इसलिए खांचे फंसा रखे ताकि वो घूमे, वो मेरी आउटपुट शाफ्ट। ठीक है भाई, इस शाफ्ट पे मेरे को किसी दूसरे को कनेक्ट करना है, तो इसमें ग्रूव काटना पड़ेगा ना, वरना शाफ्ट से शाफ्ट मिलाना तो फिसलना भी हो सकता है, ग्रूव तो काटना पड़ता है की वे तो। ठीक है, तो ये ऐसे ही बता रखा है कि वो उस पर शाफ्ट लगा दी, ट्रांसमिशन को जारी आगे। अब ये फ्लाईव्हील घूम रहा है, क्लच घूम रहा है, जारी पावर आगे। ये नॉर्मल पोजीशन है, एंगेज पोजीशन है, ठीक है ना। अब देखो, ये कवर है, इसको ऊपर लाके लगाऊंगा। अब ये क्यों लगाना जरूरी, क्योंकि मेरे को प्रेशर लगाना है, प्रेशर लगाने के लिए स्प्रिंग को लगाना पड़ेगा। तो हम क्या जुगाड़ करते हैं, देखो अब इस कवर में तुमको ये जो दिख रही है ना, ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग का मतलब हमेशा वो वाली नहीं होती, स्प्रिंग्स कई तरीके की होती है, कमानी भी होती है, ये भी होती है, ये वाली स्प्रिंग यूज कर रहे हैं इसमें। अगर मैं किसी इस प्रकार के डंडे को दबाऊंगा तो क्या धक्का नहीं मारेगा क्या, तो आवश्यकता अनुसार कुल मिला के यहाँ पे स्प्रिंग लगा दी। अब मैं इसको टाइट कर दूंगा तो इसको दबाएगी, ये वाली तो इस पर टच करेगी ना, तो ये दबाएगी। तो वो प्रेशर बनाए रखने के लिए हमने क्या लगा दिया साहब, ये इस कवरिंग को इस प्रकार से, अब इसको लगा दूंगा मैं इसके ऊपर, लगा दिया। अब ये कस दिया तो ये दबेगी, ये दबी, तो अब ये किसको दबाएगी, ये तो बाहर नहीं जा सकता, क्लच प्लेट को ही दबाएगी, तो क्लच प्लेट पर प्रेशर है। अब मेरा सिर्फ जुगाड़ इतना है कि नॉर्मल अवस्था में तो इसने दबा के रखा मतलब एंगेज करके रखा। अब जब मुझे गियर बदलना है या डिसएंगेज करना है, तो मेरा मकसद क्या है कि मैं प्रेशर हटा दूं। भाई एंगेज करने के लिए मैं प्रेशर लगा रहा था, वरना डिसएंगेज था एक तरीके से, मैं बोल रहा था ना फिसलेगी। अब मैं अगर प्रेशर हटा दूं तो डिसएंगेज हो गई। तो मैं क्या करूंगा, जब भी मैं क्लच प्रेस करता हूं, क्लच पेडल, तो क्या करता हूं मैं, मैकेनिज्म ऐसी रखता हूं कि वो ये वाली जो गुत्ती है ना, इसको खुद बैक दबा ले, मतलब इसके द्वारा जो लोड क्लच प्लेट पर आ रहा था उसको खुद ले ले मैकेनिज्म आगे, तो इस पर लोड नहीं आएगा। तो इस पर लोड नहीं आएगा तो क्या होगा, मेरा क्लच थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, डिसएंगेज हो जाएगा। समझ आ रही है? अब ये वो थोड़ी सी मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये इसको डायफ्राम प्लेट बोलते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं है, ये प्लेट है ना थोड़ी सी उठी सी हुई है, ऐसे है। अगर तुम साइड से देखोगे उठी सी प्लेट है। अब मैं उठी सी प्लेट को साइडों से कसूंगा और इसको नीचे लाने की कोशिश करूंगा, दबाएगी ना। कुल मिला के स्प्रिंग वाले फंक्शन कर दिए सब, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, मेन फंक्शन वही है कि कोई ना कोई चीज से हम दबा के रखते हैं। ये देखो ये दबा दिया तो प्रेशर लग रहा है। अब इसने क्या किया, ये डायफ्राम प्लेट लाया है ना। अब इस डायफ्राम प्लेट को इसने लगा दिया यहां बीच में अंदर। अब जब मैं क्लच पेडल प्रेस करूंगा
तो ये डायफ्राम प्लेट क्या करेगी, ये लोड अपने ऊपर ले लेगी, वो थी ना स्प्रिंग्स। अब वो लोड, अब मैं क्लच पेडल प्रेस करूंगा तो मैं इसको प्रेस करूंगा, इसको प्रेस करूंगा तो साइड वाला हिस्सा ऊपर आएगा उठ के, ये दबेगा तो ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा तो मतलब क्लच प्लेट पर से प्रेशर हट गया, डिसएंगेज हो गई, ये वही बता रहा है। अब मैं ये काम कैसे करता हूं, क्लच पेडल से, क्लच पेडल दबाया, हाइड्रोलिक वाल्व ऑपरेट हुआ, हाइड्रोलिक दम लगा, ये दबा तो पीछे वाला बाहर आया। देखना अभी, फिर ये क्लच पेडल छोड़ा, फिर पावर शुरू हो गई, तो आ गया ना वापस उस पे लोड, वापस पावर शुरू हो गई। अब क्या होता है, ये स्प्रिंग्स क्यों लगाई हुई है, देखो जो क्लच प्लेट होती है ना उसमें ये स्प्रिंग्स लगी होती है, ये क्यों लगी होती है, फ्लाईव्हील तो घूम रहा है, अगर ये अचानक से कम तेजी से घूमती हुई या फिर स्थिर से घूमती हुई आएंगी तो जर्क लगेगा। भाई मैं चलती हुई चीज के कोई पास में लाऊंगा, झटका नहीं लगेगा क्या, तो गाड़ी मेरी झटके से उठेगी। तो इस जर्क को कम करने के लिए या इस जर्क को बर्दाश्त करने के लिए हमने क्या किया, बीच में स्प्रिंग्स लगाया। अब ये फ्रिक्शन प्लेट पर अगर कोई जर्क भी आया तो ये स्प्रिंग क्या होगी, थोड़ी सी सिकुड़ जाएंगी और फिर सिकुड़ के लोड को धीरे धीरे ट्रांसफर करेंगे। अभी देखना ये बताएगा ये स्प्रिंग सिकुड़ेगी, समझ रहे हो ना तुम, इसीलिए इसको इस डायरेक्शन में लगाया। अभी स्प्रिंगों को देखना खाली, तो उस जर्क को कम करने के लिए ये अंदर स्प्रिंग लगी हुई है, ये दबी, अब फिर उसने पीछे को धीरे धीरे पावर ट्रांसफर किया, है ना, तो जर्क नहीं आता आपने, फिर क्लच प्लेट घूमने लग गई। तो सबका मीनिंग है, ठीक है, समझ में आया स्प्रिंग क्यों लगाई, वो दूसरी वाली डायफ्राम क्यों थी, वो डिसएंगेज करने के लिए थी, जर्क झेलने के लिए। और भी देख लेते हैं इसमें, और कुछ बता रहा है तो ये हैंड ब्रेक, क्लच पेडल, ये सब बता ही चुका हूं, ये सब तुम जानते ही हो। अब क्या, कभी गाड़ी रोकनी तो हमको क्या करना पड़ेगा, गाड़ी रोकनी तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो इंजन से कनेक्शन हटाओ, वरना इंजन चल रहा है गाड़ी रुक नहीं सकती, तो क्लच दबाना पड़ेगा, डिसएंगेज करो। दूसरा, गाड़ी मोमेंटम से भी तो घूम रही, ब्रेक दबानी पड़ेगी, तो ये यही बता रहा है, कभी गाड़ी रोकनी होगी तो क्लच भी दबाना है, ब्रेक भी दबाना है, पहियों को रोकना है ना अल्टीमेट मकसद। पहिए कब रुकेंगे, चलते चलते को रोको और आगे से पावर आना रोको, ठीक है। अब वापस गाड़ी उठानी है और हम खड़े हैं चढ़ान पर, तो अगर आप ब्रेक हटा दोगे तो गाड़ी कहां जाएगी, पीछे आ जाएगी। अगर आप ब्रेक नहीं हटाओगे, आप क्लच हटाओगे तो एंगेज होगी, लेकिन आपने ब्रेक दबा रखा, गाड़ी चल ही नहीं पाएगी, इंजन पे लोड आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, आप धीरे धीरे एंगेज भी करो तो पावर भी आना शुरू हो, और धीरे धीरे आप ब्रेक भी हटाओ ताकि उसको फ्रीडम भी मिले आगे जाने की। अपनी के टाइम पे ये करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, समझ में आया। क्लच बाइट बिल्कुल बोलते टच कर करके छोड़ना, जिसको अपन बोलते हैं ना हाफ क्लच, ठीक है। तो कभी अगर ऊपर चढ़ाना हो तो इस तरीके से चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो क्लच का फंक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अभी इसको तो कर देते हैं बंद। बाकी मेरी तरफ से इंजन खत्म हो चुका है, फ्लाईव्हील खत्म हो चुका है, क्लच खत्म हो चुका है, गियर बॉक्स भी बता दिए हैं, एनिमेशन और दिखा दूंगी उनके, ठीक है। तो तकरीबन 3-4 टॉपिक, अब मैं कह सकता हूं कि 50% सिलेबस में मुझे सिर्फ अब तुम्हें चित्र बनाना सिखाना है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और उसमें ऑटोमोबाइल में आपके डायग्राम। अब डायग्राम कितने अच्छे बनाते हैं, क्वेश्चन यही आते हैं, कांस्टेंट में गियर बॉक्स का डायग्राम बना के वर्किंग एक्सप्लेन करो, क्लच का डायग्राम बनाओ, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, ठीक है ना। तो वही आता है, वो बनाना मैं सिखा दूंगा, बहुत बढ़िया है, रटना कुछ नहीं है, बहुत प्रेम से बनेंगे, लेकिन आते रहोगे तो। अब जिसकी आज क्लास छूट गई उसकी वो गाड़ी ड्राइविंग स्कूल में ही सीखेगा, लेकिन गाड़ी चलती कैसे वो समझ में नहीं आएगा ना उसको तो यही समझ में आएगा क्लच दबा लो, पेडल दबा लो, अंदर क्या हो रहा है वो समझ में आएगा नहीं आएगा। खूब सारे लोगों को गंदी आदत होती है, चलते चलते क्लच दबाए रखनी हल्का सा, और उससे क्या होगा, तुम्हारे क्लच दबाने से क्या होता है, वो स्प्रिंग प्रेस होती है, डायफ्राम स्प्रिंग, ताकि वो वाली स्प्रिंग का लोड वो ले ले और क्लच तुम्हारा फ्री हो सके, उस पर प्रेशर कम हो ताकि डिसएंगेज हो जाए। लेकिन अगर तुमने हाफ क्लच दबा रखा है तो उस पर थोड़ा सा दम लग रहा है,
तो थोड़ा सा लोड उस स्प्रिंग ने लिया, मतलब क्लच पे तुम्हारे कम प्रेशर लग रहा है, कम प्रेशर लग रहा है तो थोड़ी थोड़ी सी स्लाइडिंग हो रही होगी, थोड़ी थोड़ी सी स्लाइडिंग हो रही होगी। स्लाइडिंग होना मतलब घिसना, क्लच प्लेटें जल्दी खत्म होगी। तो क्या फर्क पड़ता है गलत ड्राइविंग वाली आदतों से, तुम समझ सकते हो। ये वही वाली चीज है, गाड़ी चला रहे हो ब्रेक दबा के रखा हुआ है, शू घिस रहा है तुम्हारा, केवल शू ही नहीं घिस रहा, पावर खा रहे हो तुम फालतू में फ्यूल जला के, उतना भी नहीं जा रहे, एवरेज भी कम आएगा। खूब सारे लोग होते हैं हैंड ब्रेक लगाया, हटाया ही नहीं, गाड़ी में बूम बूम, उनको लगता है पत्थर आ गया होगा नीचे। कितने लोग करते हैं ये काम? प्रभु एक बार देख लो इधर, वो ब्रेक छोड़ोगे तो काम होगा, तेल भी जला रहे हो, शू भी जला रहे हो अपने ब्रेक शू वगैरह में, ठीक है ना। तो इन आदतों का इम्पैक्ट क्या होता है वो तुम समझ सकते हो। एक बार बेसिक समझ जाओगे तो कोई भी मैकेनिक एक बार के लिए मूर्ख भी नहीं बनाएगा, ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है, तुमने आइटम डलाया लोकल, तुम्हारी क्लच प्लेट घिस गई, आइटम डलाया तुमने लोकल, अब फिर तुम लोकल, फिर तुम्हारे थोड़े दिन बाद फिर जाओगे, वो मैकेनिक बोलेगा क्लच प्लेट घिस गई। अब तुम समझदार हो, तुम बोलोगे कहां से घिस गई, चलाता भी ढंग से हूं, है ना, और अभी तो नहीं डलाई थी। लेकिन मैंने बोला लोकल, हो सकता है उसका फ्रिक्शन मटेरियल ही इतना स्ट्रांग नहीं हो, गियर तो बदले ही है ना। तो इसलिए कुछ कुछ चीजें कंपनी वाली डलानी चाहिए, उन पर बहुत रिसर्च होता है, किसकी बेस्ट बॉन्डिंग है, क्योंकि ये काम हम बार बार थोड़ी ना कराने, कुछ कुछ चीजें कंपनी की इसलिए डलानी चाहिए। वरना क्या करेगा, लोकल वाला तो कुछ भी चिपका देगा, लोकल वाला 1200 देते, कंपनी वाला 3000 में देते हैं। समझ में आ रही है ना, क्योंकि वो रिसर्च करते हैं कौन सा मटेरियल है जो प्रॉपर बॉन्डिंग रखेगा इनकी, समझ में आ रही। इसलिए कौन सी चीज बेस्ट लगेगी। कोई ब्रेक का गुट्टा है, एक में रबड़ का लगाऊं, एक में थोड़ा सा हार्ड रबड़ का लगाऊं, कौन सा जल्दी घिसेगा? ब्रेक तो दोनों मार रहे हैं, लेकिन फिर मैं ये नहीं बोल सकता ना यार अभी तो गुट्टे नहीं डलाए थे, फर्क पड़ता है चीजों का। तो अब तुम धीरे धीरे क्या सब्जेक्ट को समझोगे तो समझते हुए चले जाओगे, ऐसा क्यों होता है, ये क्यों बोलता है। ठीक है, आज का लेक्चर समाप्त करते हैं।